चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा क्लास है संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत का कार्य। अगर किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ हम रखेंगे तो वो प्रावैद्युत पदार्थ क्या कार्य करेगा, उसका काम क्या होगा, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग है संधारित्र के प्लेटों के बीच संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत का कार्य क्या कार्य होता है, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, हम एक संधारित्र बनाएंगे। संधारित्र में कुल कितनी प्लेट होती है? दो। एक वो प्लेट जिसको आप आवेश देते हो और एक दूसरा प्लेट जो उसके समीप आप लाते हो। सही है ना? तो संधारित्र में कुल कितने प्लेट हैं? दो। ध्यान दीजिएगा, ये एक संधारित्र हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये वो प्लेट है जिसको आप आवेश देते हो, ठीक है, और ये दूसरा प्लेट है जिसको आप इसके समीप ला रहे हो, या यूं कहें कि एक प्लेट वो जिसको आप विद्युत स्रोत से जोड़ते हो और दूसरा प्लेट वो जिसको आप पृथ्वी से जोड़ते हो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया और इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक, अब होता क्या है इसमें, देखिए, जैसे आप इसको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इस वाले प्लेट पे कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। ये धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, प्रेरण विधि से इस वाले प्लेट पे ऋण आवेश उत्पन्न करता है। धन आवेश तो पृथ्वी में चला जाता है, तो इस वाले प्लेट पे जो आवेश आएगा वो कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। ऐसे इस पे ऋण आवेश आ जाता है। जितना इधर धन आवेश होगा उतना ही दूसरे वाले पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी? धन से ऋण की ओर। और ये वो वैद्युत क्षेत्र है जब इसके बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब हम इस प्लेट के बीच में प्रावैद्युत पदार्थ रखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैद्युत का क्या कार्य होता है, क्या कार्य करेगा वो। तो हमने पहले संधारित्र के दो प्लेट लिया और देखा कि इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा धन से ऋण की ओर हो गई। ठीक, अब इनके बीच में हम एक प्रावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ध्यान देना, ये प्रावैद्युत पदार्थ हमने इसके बीच में ऐसे भर दिया। ठीक है, इस प्रावैद्युत पदार्थ के भरने से होता क्या है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, या यूं समझें इसके बगल में जो धन और ऋण प्लेट है उनके कारण, ठीक है, प्रावैद्युत का जितना भी परमाणु होगा वो सब का सब ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे परमाणु ऐसे ये धन है और ये बाहर के कक्षक में ऋण है। ध्रुवित का मतलब धन वाला एक तरफ खींच जाएगा, धन वाला क्या होगा, एक तरफ खींच जाएगा, मतलब जो परमाणु ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, धन इधर चला गया, ऋण, तो इसको हम बोलते क्या है, ध्रुवित हो जाना। ठीक है, जैसे कोई अपने मूल आकृति में है और उसको हमने क्या किया, खींच दिया ऐसे, उसमें क्या आ गया, खिंचाव आ गया। ठीक है, ठीक है, वही चीज यहाँ हुआ। ये परमाणु है, परमाणु का धन एक तरफ खींच जाता है और ऋण दूसरे तरफ खींच जाता है, तो जो परमाणु इस तरह है वो इस शेप में आ जाता है। तो इस प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर जितने भी परमाणु हैं सब के सब इस तरह ध्रुवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ध्रुवित हो जाएंगे। तो सभी परमाणु जब ध्रुवित होंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो परमाणु है, एक यहाँ पे जो परमाणु है
इसका, वो इस तरह हो गया। यहाँ का जो परमाणु होगा इस तरह हो गया, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, प्रावैद्युत पदार्थ के सभी परमाणु इस तरह हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं ध्रुवित हो जाना, मतलब उनके धन और ऋण के बीच खिंचाव आ जाना। और ये खिंचाव इसलिए होता है क्योंकि ये ऋण वाला धन वाले को अपनी ओर खींचता है और धन वाला ऋण को अपनी ओर खींचता है। तो हर परमाणु को आप देखेंगे जो ऋण है वो इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और इस परमाणु का धन इधर हो जाएगा ऐसे ऐसे, फिर इस परमाणु का भी धन इधर हो जाएगा ऋण। समझ में आई बात? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा देखिएगा, ये बीच में धन और ऋण मिलकर के क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जितना धन है बीच में उतना, तो ये तो उदासीन हो जाएगा बीच वाला, लेकिन इस छोर पे केवल बचेगा धन आवेश और इस छोर पर केवल बचेगा, यानी इस प्रावैद्युत पदार्थ का ये वाला जो सिरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा, तो इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत, धन से। तो प्रावैद्युत के अंदर ऋण इधर है और धन, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र जो है पहले वाले वैद्युत क्षेत्र के दिशा के ठीक क्या है, विपरीत है। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा दोनों प्लेटों के बीच वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो तब होता है जब दोनों बराबर होता, बराबर नहीं हमने कहा, हमने बस इतना कहा कि दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के ठीक क्या है। तो परिणामी जब निकालोगे तो क्या करोगे, घटाओगे, और घटाओगे तो मान क्या आएगा, कम आएगा। यानी इन प्लेटों के बीच का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कम हो जाएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र के कम होने से क्या होगा, मान लीजिए इनके बीच का परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई डैश, तो इसका मान हो जाएगा ई माइनस ई, सॉरी ई नॉट माइनस ई, ठीक है। तो ये जो मान आएगा वो ई डैश और वह मान ई नॉट से क्या होगा, कम होगा। ये जो मान आएगा ई डैश वो हमेशा ई नॉट से क्या आएगा, कम आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ा कि घटा, घटा। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। वैद्युत क्षेत्र के घटने से क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र के घटने से ये हुआ कि V बराबर होता है E इंटू डी। अब इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र ई डैश है और जो ई नॉट से क्या है, कम है। तो इनका जो विभव आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। विभव क्या आएगा, कम आएगा। और जब इनके बीच का विभव घटेगा तो इसकी धारिता क्या होगी, क्योंकि C बराबर होता है Q बाई V, तो जब V कम होगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो वो क्या करेगा, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देगा। क्या करेगा, आखिर में देखें ना, V कम हुआ तो धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। और V क्यों कम हुआ, क्योंकि इसके बीच का E कम हो गया। और E कम क्यों हुआ, क्योंकि प्रावैद्युत के अंदर एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो उसके ठीक विपरीत है, ठीक है। तो प्रावैद्युत रखने का यही फायदा होता है कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। हर कंडीशन में कोई भी प्रावैद्युत पदार्थ रखेंगे कभी भी संधारित्र की धारिता घटेगी नहीं, हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ाने के लिए
हम प्रावैधुत पदार्थ को संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत का काम क्या है या संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैधुत के कार्य को स्पष्ट कीजिए, तो आप ये चीज आपको बताना होगा। कैसे? तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे बढ़ेगा? अब उसी चीज को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे? लिखेंगे, माना संधारित्र के प्लेटों, संधारित्र का एक प्लेट क्या है? धनावेश या धनावेशित है, तथा दूसरा प्लेट क्या है? प्लेट ऋणावेशित है। समझ में आई बात? हमने मान लिया कि संधारित्र का एक प्लेट धनावेशित है और दूसरा प्लेट ऋणावेशित है। वायु या निर्वात, ठीक है, के उपस्थिति में उन प्लेटों के बीच का विद्युत क्या क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है? E0 है। क्या है? E0। जब वहां पर कोई इसके बीच में कोई प्रावैधुत पदार्थ नहीं रखा गया था तो क्या था? निर्वात था या हवा था। ऐसे कंडीशन में इन प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या है? E0। ठीक है, अब प्लेटों के बीच क्या करेंगे? प्रावैधुत पदार्थ रखेंगे। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्या किया जाता है? रख दिया जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक परमाणु क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु इस तरह से हो जाता है ना, ध्रुवित हो जाता है, जिससे प्रावैद्युत के एक सिरे पर क्या आता है? धनावेश। एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर क्या आता है? पर ऋणावेश। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे प्रावैद्युत के एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होने से क्या होगा? प्रावैद्युत के अंदर एक अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ई उत्पन्न हो जाता है। सही है ना? जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक अतिरिक्त वैद्युत क्षेत्र कौन? ई उत्पन्न हो जाता है, जो E0 के ठीक क्या रहता है? विपरीत दिशा में रहता है।
ठीक है। जब विपरीत दिशा में होगा तो प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई नॉट से क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में है, और जब विपरीत दिशा में होगा तो प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र ई डैश आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई, और ये ई डैश जो होगा वो ई नॉट से क्या आएगा, छोटा आएगा। ई डैश कम हो जाने से प्लेटों के बीच का विभव क्या होगा, कम। ठीक है, ई डैश के कम होने से प्लेटों के बीच का विभव V बराबर क्या, ईडी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ई डैश है, कम हो जाता है। हो गया, विभव के कम होने से संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। हो गया ना। अब इसी को एक शब्द में अगर पूछता है तो देखिए, अर्थात प्रावैद्युत संधारित्र के प्लेटों के बीच धारिता को बढ़ाने का कार्य क्या हुआ, नहीं दिख रहा कि प्लेटों के बीच, अच्छा यहाँ बीच छूट गया है, बीच धारिता को बढ़ाने का कार्य करता है। कंप्लीट हो गया। मान लीजिए अगर पेपर में आ जाए 2 नंबर में और पूछा जाए कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत के कार्य को स्पष्ट कीजिए, या संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत के कार्य को समझाइए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं और मार्क 2 नंबर का है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 नंबर में आता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत क्या काम करता है, तो ये ब्लैक वाला लिखा है ना कि संधारित्र अर्थात प्रावैद्युत संधारित्र के प्लेटों के बीच धारिता को बढ़ाने का कार्य करता है, बस इतना लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब स्पष्ट करिए या समझाने की बात करेगा तो आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये फिगर ध्यान रखिएगा, फिगर मत भूलिएगा, बनाइएगा जरूर। हो गया ना, तो नोट कर लें। चलिए देखिए, ये तो प्रावैद्युत का कार्य हो गया। ठीक है, अब इसकी धारिता की बात करेंगे। ये संधारित्र है, जाओ जाओ। ठीक है, संधारित्र की धारिता, क्या धारिता होगी ध्यान दीजिएगा, समझिए। अगर हम संधारित्र के प्लेटों को Q कूलाम का आवेश दिया, मान लीजिए आपने ये संधारित्र लिया है, आपने इसको Q कूलाम का आवेश कर दिया, ठीक, तो इसके दूसरे वाले प्लेट पर उतना ही आवेश हो जाएगा प्रेरण विधि द्वारा। ठीक, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभव। समझ में आ गई बात। तो जैसे किसी संधारित्र को Q कूलाम का आवेश देते हैं तो उनके प्लेटों के बीच V वोल्ट का विभव स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये जो विभव है
वो दिए गए आवेश के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना आप आवेश देंगे उसी रेशियो में विभव भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। माना किसी संधारित्र, पहले लिखेंगे धारिता है क्या, तो धारिता क्या देखें, संधारित्र, संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्या क्षमता को संधारित्र की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ में आई बात। अगर कोई पूछे संधारित्र की धारिता क्या है, तो संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। सही है। अच्छा, मान लीजिए किसी संधारित्र को हमने Q कूलाम का आवेश दिया और Q कूलाम का आवेश देने के बाद उसकी प्लेटों का बीच का विभव कितना हो गया, V वोल्ट। यदि किसी संधारित्र को Q कूलाम का आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच का विभव कितना हो जाता है, V वोल्ट हो जाता है। समझ में आई बात। यदि किसी संधारित्र को Q कूलाम का आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच का विभव V वोल्ट हो जाता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी C बराबर Q बाई V। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। यही सूत्र चालक की धारिता का भी है। तो दोनों का सूत्र समान इसलिए होता है क्योंकि संधारित्र भी किसका बना होता है, चालक का, इसलिए दोनों का सूत्र सेम है। ठीक है, तो अगर चालक की विद्युत धारिता पूछे तो आप क्या लिखते हो, चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है, और उसका भी फॉर्मूला यही है। संधारित्र की धारिता पूछता है तो संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता संधारित्र की धारिता होती है, जबकि सबको पता है संधारित्र किसका बना होता है। इसका मतलब यहाँ भी चालक का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो उसकी भी धारिता वही रहेगी। ठीक है, दूसरा कोई धारिता नहीं होगा, यही धारिता उसकी भी रहेगी, चालक की भी और संधारित्र की। मात्रक भी कुछ नहीं बदलेगा, SI मात्रक। अगर पूछा जाए धारिता का SI मात्रक, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, या फैराड, क्या फैराड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विमी सूत्र पढ़ ही चुके हैं, इस धारिता का विमी सूत्र पढ़ ही चुके हैं, क्लियर है ना। और धारिता कोई सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। धारिता क्या है, एक अदिश राशि है। समझ में आई बात। हाँ, राशि है भाई। अच्छा, ओ है, ऐसे ही बनता है वो, ऐसे अदिश राशि है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगर आता है संधारित्र की धारिता तो आप यही लिखेंगे। क्लियर है, नोट करिए फटाफट।